Good morning, all of you. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास 8th सोशल साइंस एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3, जहाँ पर आज हम जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो होगा बेटा जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लें कि न्याय एवं कानून व्यवस्था जो है उसी को जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो देखिए जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑल द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड लॉस विच द रूलर्स एंड द रूल्ड मस्ट ऑब्जर्व। ठीक है, रूलर्स का मतलब जो शासन कर रहा है और रूल्ड का मतलब होता है जिन पर शासन किया जा रहा है, यानी जनता। यानी यहाँ की मैं बात करूँ तो रूलर कौन है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो रूल्ड हो रहे हैं वो हम हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, वो किन के लिए बनाते हैं, जनता के लिए बनाते हैं। तो यही लिखा है कि किसी भी देश का जो संचालन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो किस पर बेस्ड होता है, कुछ रूल्स, रेगुलेशन, लॉस पर बेस्ड होता है। ठीक है, जिनको सभी जनता को मानना पड़ता है। इसके बाद लिखा है कि द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ डिस्पेंसिंग जुडियस जस्टिस बाय इस्टेब्लिशिंग कोर्ट इन इंडिया। कि अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर न्यायालयों की स्थापना की ताकि यहाँ का न्याय और कानून व्यवस्था बनाया जा सके। द कोर्ट प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट फॉर वायलेंस द लॉ। कि कोर्ट किनको पनिश करता था, जो लॉ का वायलेंस करते थे, यानी नियमों का उल्लंघन करते थे। साथ में लगा कि इनिशियली द इंग्लिश डिड नॉट इंटरफेयर विद द प्रिवेलिंग लॉस इन इंडिया एंड परमिट प्रैक्टिस of the ancient law based religious scriptures customs laws related to succession and marriage to run simultaneously। कि यदि बात करें कि प्रारंभ में, यानी इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभ, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जो कानून चल रहा था उस पर कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, जो मैरिज था, जो विवाह का संबंधी कानून था, उत्तराधिकारी संबंधी कानून था, रीति रिवाज, धर्म पर आधारित जो कानून थे उनको वैसा का वैसा चलने दिया। द इंग्लिश रूल्स वॉज अप्लाइड व्हेन ब्रिटिश एंड इंडियन लॉस क्लैश्ड। ठीक है, अब क्या होता था कि अंग्रेज और यदि भारतीयों में विवाद होता था तो जो उसका निराकरण किया जाता था, उसका जो सॉल्यूशन होता था वो ब्रिटिश कानून से होता था, यानी अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उससे होता था। आगे देखिए लिखा है कि द रिफॉर्म्स मेड इन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस वर पुट टुगेदर एंड वर नोन एज कॉर्नवालिस कोड इन 1793। दिस वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है कि अब रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म हुए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इसमें जो रिफॉर्म किए, सुधार किए, ठीक है, उनको एक पुस्तक में लिखा गया जिसको नाम दिया गया कॉर्नवालिस कोड इन 1793। दिस वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ फोर्सेस। की फोर्सेस का सेपरेशन यानी शक्तियों का जो पृथक्करण होता है उस पर आधारित था ये। फिर लिखा है द बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793 bounded the courts to take decision of the Indians' personal and ownership right according to the provisions confined in it। ठीक है, कि 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो न्यायालय थे तो उसमें क्या होने लगा बेटा कि भारतीयों के जो निजी थे, क्या कहना चाहिए, मालिकाना हक जो था, ठीक है, उन पर भी, उनके राइट्स पर, ठीक है, ऑनरशिप राइट्स यानी मालिकाना हक पर, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी फैसले किए जाने लगे। फिर क्या हुआ कि द रेगुलेशन accommodated the personal and inheritance law of Hindus and Muslim and wrote them in clear terms। ठीक है, इस एक्ट में क्या था, हिंदू और मुसलमानों के निजी कानूनों को भी शामिल कर लिया गया था। फिर आगे लिखा हुआ है does the justice based on written law come into forces in India, similar regulation were adopted in other parts of British India। तो क्या हुआ इससे कि इससे भारत में जो रिटन कानून था यानी लिखित कानून का चलन आरंभ हो गया और ब्रिटिश जो थे भारत के अन्य स्टेट्स में भी इस कानून को लागू करने की कोशिश करने लगे। अब आगे लिखा है कंट्रोल ओवर कंपनी, कि कंपनी के शासन पर नियंत्रण, कि कंट्रोल कंपनी पर कैसे किया जाने लगा। तो देखिए यहाँ लिखा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ बाय मेकिंग न्यू लॉज फ्रीक्वेंटली। कि क्या किया कि टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए नए कानून बनाकर कंपनी का जो शासन था उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की। ठीक है,
आगे लिखा है कि दिस मीन दैट इन द आइज ऑफ लॉ ऑल मैन वर इक्वल बट द सेम लॉ डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस इक्वली। ठीक है, कानून क्या कहता था? ठीक है, इसका मतलब समझ लें कि एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। कहने का मतलब यह है कि सारे लोग कानून के सामने समान होंगे, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे अंग्रेज हो। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे इंडियंस हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होने लगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि बट द सेम लॉ डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस इक्वली। ठीक है, कि भारतीयों और अंग्रेजों पर ये अप्लाई नहीं होता था, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिशिंग डीपर रूट इन इंडिया। और ब्रिटिश की जो रूल्स थी, ठीक है, वो डीपर यानी मजबूत होती जा रही थी भारत के अंदर। द 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉड डुअल रूल इन ब्रिटिश इंडिया। द ब्रिटिश एम्परर एंड द कंपनी बोथ गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। ठीक है, अब देखिए कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट बना था, ठीक है, उससे भारत में भी डुअल रूल लागू हो गया। कैसे डुअल रूल हो गया? कि कंपनी तो अलग शासन करती थी, साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस हो गया। इन 1793 बाय अ स्पेशल चार्टर द टेन्योर ऑफ कंपनीज ट्रेड अफेयर्स वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 मोर ईयर्स। ठीक है, कि 1793 में एक और चार्टर एक्ट बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिस पर कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया गया 20 मोर ईयर्स की 20 साल और बढ़ा दिया गया। फिर नेक्स्ट आता है इन 1813 द कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया। और जो 20 साल के लिए बढ़ा बेटा 1993 में, तो 1813 तक गया। तो 1830 में क्या था? जो उनका मोनोपोली का राइट्स था, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि सिर्फ ब्रिटिश कंपनी, यानी यदि हम बात करें कि इंग्लैंड के अंदर की जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिर्फ उसको ही राइट्स दिया गया था कि वो भारत में व्यापार कर सकती थी। तो 1813 में वो मोनोपोली खत्म हुआ, विच वाज नाउ ओपन टू ऑल द ब्रिटिश पीपल। अब सब ब्रिटिश पीपल, जितने भी वहाँ ब्रिटिश की कंपनियाँ थी, ट्रेडिंग कंपनीज थी, लोग थे जो व्यापार करना चाहते थे, वो सब भारत में व्यापार कर सकते थे। The British government wanted to increase its hold in India and achieve it. The power of the company over India were to curtail. Therefore, Indian civil service system was centralized. Indians did not have a role in this way system of rule. The key and high post were not meant for the Indians. कहने का मतलब क्या था यहाँ पर कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, तो जब भारत पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो गया था बेटा कि कंपनी के नियंत्रण को कैसे कर्टाइल किया जाए। कंपनी के शासन को कर्टाइल का मतलब होता है कम करना। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो सिविल सर्विस था उसका केंद्रीकरण कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया उसको। लेकिन क्या था कि इंडियंस डिड नॉट हैव अ रोल इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ रूल, कि भारतीयों को इस पर स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, एंड द की एंड हाई पोस्ट वर नॉट मीन फॉर द इंडियंस। और जो की और हाई पोस्ट थे वो इंडियंस के लिए नहीं थे, यानी उच्च पदों पर, ऊंचे और महत्व वाले जो पदों पर उन भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। तो ये तो था कंपनी के शासन, कंपनी पर किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियंत्रण किया। अब पूरा शासन आप देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होने लगा था भारत के अंदर। अब आगे है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी यानी ऐसी पॉलिसी जो इनकम को जनरेट करती थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया द इंग्लिश एडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंज इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कि एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा। आप कह सकते हैं कि जैसे ही कंपनी का रूल भारत में स्टेबल हुआ था, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत इन्होंने क्या किया कि इस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम बदला गया, एग्रीकल्चर बदला गया, ट्रेड और इंडस्ट्री में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन लाए गए। These policies of British damaged the traditional economic infrastructure setup in India। कि इन पॉलिसीज़ ने भारत के जो ट्रेडिशनल सेटअप थे, इकोनॉमिक फीचर्स, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डेल्ट अ ग्रेट ब्लो टू इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कि क्या हुआ कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से भारत का जो एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, इंडस्ट्रीज, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे लिखा है द इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली लिव्ड इन विलेज एंड द पीपल सर्वाइव्ड ऑन देयर ओन लाइवलीहुड। ठीक है, कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो गाँव में निवास करती थी और जनता क्या करती थी, स्वयं अपनी आजीविका पर निर्भर थी, कि खुद के लिए खुद कमा सकती थी खेती करके। ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ उस समय
कुटीर उद्योग, लघु उद्योग थे, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज जिनको बोलते थे, तो उनके थ्रू भारतीय जो थे वो अपना काम खुद चला लेते थे। द विलेजर्स लार्जली रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर, बेसिकली जो ज़्यादातर पीपल थे वो एग्रीकल्चर पर रिलाई करते थे। द पीसेंट पेड अ फिक्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टू जमींदार ऑन देयर ब्रिटिश कलेक्टर एज रेवेन्यू, कि जो किसान थे, ठीक है, वो एक फिक्स पार्ट अपना जो जितना ही प्रोडक्शन होता था उसका फिक्स पार्ट जो था वो जमींदार को देते थे, या तो रूलर्स, ठीक है, जो ब्रिटिश के कलेक्टर होते थे, ठीक है, उनको एज अ रेवेन्यू दिया जाता था। द स्टेट रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू द विलेज हेड और पटेल, की स्टेट जो का रेवेन्यू था, ठीक है, गांव के जो पूरा रेवेन्यू था वो विलेज हेड के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। द विलेजर्स एंजॉयड सर्टेन राइट्स ओवर द लैंड एंड कुड नॉट बी evicted. When the British established their rule, they allowed the old system to be continue under the supervision of their own officials and their Indian agents. The peasants were harassed by the officials during revenue collection. अब देखिए क्या हुआ कि क्या लिखा था यहाँ पर कि द विलेजेस एंजॉय सर्टेन राइट्स, कि गांव वालों के पास कुछ उनके खुद के अधिकार होते थे लैंड को लेकर, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि अपना रूल स्टेबल किया, तो उन्होंने क्या बोला कि दे अलाउड द ओल्ड सिस्टम टू बी कंटिन्यू, उन्होंने बोला कि हाँ ओल्ड सिस्टम ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ठीक है किसके सुपरविजन में, कि जो ब्रिटिश कंपनी अपने ऑफिशियल्स रखेगी उनके सुपरविजन में लैंड रेवेन्यू के कलेक्ट करने का काम किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि द पेसेंट्स वर हैरेस्ड, कि किसान जो थे वो हैरेस्ड होने लगे, परेशान होने लगे। कब? कि जब ऑफिशियल्स उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे, यानी अलग अलग तरीक़ों से किसानों को प्रताड़ित करके रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। देखिए अब एक नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ लिखा है कि इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंपनी, कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक ये लैंड रेवेन्यू की नई पॉलिसी थी, परमानेंट सेटलमेंट जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है, कि ये सेटलमेंट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लाई गई। इससे क्या होता, कंपनी की जो इनकम थी वो ज़्यादा बढ़ जाती। अंडर द सिस्टम द जमींदार्स वर मेड लैंड ऑनर्स, इस सिस्टम के तहत क्या किया गया कि जमींदारों को लैंड ऑनर बना दिया गया, ठीक है। देयर राइट्स ऑफ ऑनरशिप वॉज मेड हेरिडेटरी, और इनके जो राइट्स थे ऑनरशिप का उसको हेरिडेटरी कर दिया गया। हेरिडेटरी का मतलब बेटा वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत मतलब जमींदार का बेटा फिर जमींदार बनेगा, फिर उसका बेटा जमींदार बनेगा। रैयतवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन मुंबई एंड चेन्नई, कि मुंबई और चेन्नई में रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। दोज हु प्लग्ड द फील्ड वर लैंड ऑनर्स एंड दे डायरेक्टली पेड टैक्स टू कंपनी, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि दोज हु प्लग्ड द फील्ड वर दोज हु प्लग्ड द फील्ड वर लैंड ऑनर्स एंड दे डायरेक्टली पेड टू टैक्स द कंपनी, कि जो लैंड ऑनर्स थे और जो डायरेक्टली खेती करते थे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे कंपनी को। द पीसेंट लॉस्ट देयर राइट्स ऑफ लैंड ऑनरशिप फेलिंग टू पे द रेवेन्यू, ठीक है, और जो भी किसान रेवेन्यू पे करने पर फेल होता था उसके लैंड की ऑनरशिप छीन ली जाती थी। दिस सिस्टम वाज अ ब्लो एज प्रोडक्शन स्लम्स एंड पीसेंट्स वर ऑप्रेस्ड बट स्टेट कॉफर स्वेल्ड विथ रेवेन्यू, ठीक है। इस सिस्टम के तहत क्या हुआ बेटा, जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे घटने लगा, ठीक है। पेशेंट्स वर, पेशेंट का मतलब होता है किसान, पेशेंट्स वर ऑप्रेस्ड, पेशेंट को ऐसा लगने लगा कि उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बट स्टेट कॉफर स्वेल्ड विथ रेवेन्यू, लेकिन इससे क्या हो रहा था कि जो स्टेट की रेवेन्यू थी यानी ब्रिटिश कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इन अवध प्रोविजंस महालवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, और अवध में महालवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। दिस वाज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये जमींदारी सिस्टम का एक एडवांस फॉर्म था। अंडर द सिस्टम टैक्स वाज फिक्स्ड फॉर एवरी माहौल, लेकिन इसमें क्या था बेटा महालवारी सिस्टम में कि टैक्स जो था वो हर गाँव के लिए फिक्स था, लेकिन जहाँ पर रैयतवारी सिस्टम था तो वहाँ पर प्रोडक्शन के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है देखेंगे आप कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू incur losses due to permanent settlement system as जमींदार्स oppressed peasant and benefits themselves more than the government। अब देखिए कि रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था
ठीक है। रैयतवारी सिस्टम के साथ परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया गया कि परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ही ये था कि परमानेंट टैक्स आपके ऊपर लगा दिया गया है। आप टैक्स जैसे भी दें, आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको लॉस उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि जो जमींदार जिनको अपॉइंट किया गया था वो किसानों से मनमाना टैक्स वसूल करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्स देते थे। चलिए, अंडर द रैयतवारी सिस्टम द रैयत और द कल्टिवेटर वॉज द ओनर ऑफ लैंड एंड ही हैड टू सेटल द टर्म ऑफ रेवेन्यू। अब रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था? प्रत्येक किसान जो जमीन को जोत रहा था, ठीक है, उसे उस जमीन का क्या माना गया? भूस्वामी मानकर उस पर लगान की शर्तें यानी टैक्स की शर्तें की जाती थी कि भैया आप इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन इतना हो रहा है, आप इतना टैक्स दीजिए। चलिए, अंडर द महालवारी सिस्टम द पीसेंट हैड नो राइट्स ओवर द लैंड। लेकिन महालवारी सिस्टम में किसान का क्या था कि उसका भूमि पर अधिकार नहीं होता था। उनके लिए फिक्स्ड रेवेन्यू बना दिया गया था, वो रेवेन्यू उनको देना पड़ता था। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ खास नहीं है, कुछ एक्ट्स के बारे में लिखा है जिनको हम क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का और आखिरी पार्ट होगा, उस पर हम देखेंगे रेल ट्रांसपोर्ट एंड सिस्टम्स के बारे में, रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं, खत्म हो जाएगा फिर ये नेक्स्ट पार्ट में वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।